घूंघट वाली और मॉडर्न बहू का गृह प्रवेश। कर्म ही फूट गए मेरे, जो मैंने विक्रम तेरी बात सुन ली। देख तो, तेरी पत्नी ने घूंघट भी नहीं पहना और बड़ी बहू सुरभि कितनी संस्कारी है, कितनी शर्म के साथ घूंघट ओढ़े हुए है। माँ वो मॉडर्न है, ये घूंघट वगैरह उसने कभी देखा थोड़े है। शुक्र करो आपको लहंगे में मिल गई वो। हाँ सासू माँ, वैसे आप जानती नहीं है मुझे, ये लहंगा बहुत ही काट रहा है। बहुत सीधी खड़ी हो जा तू, झूलता मीनारा क्यों बन रही है? सब लोग यहाँ पर हैं, मेरी नाक कटवाने के काम मत कर। विक्रम, यू डोंट नो कि मुझे कैसा फील हो रहा है अभी, और मुझे वॉशरूम भी जाना है। ये कब होगी गृह प्रवेश की रस्म? बेबी थोड़ी देर कंट्रोल करो, पहले भाभी की गृह प्रवेश की रस्म हो जाए तभी तो तुम्हारी होगी। आई कांट विक्रम, एक्सक्यूज मी, मैं आपका घर का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? आई नीड। हाँ हाँ बिल्कुल। अनिका बिना किसी को बताए पड़ोसन अमृता के साथ उसके घर चली जाती है और उसका वॉशरूम यूज करने के बाद अपने लहंगे को उतार देती है। उसने ऑलरेडी वन पीस जो पहना था। ओह माय गॉड, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, वरना इस लहंगे ने तो मेरी जान ही ले ली थी। वहीं दूसरी ओर अनिका सबके सामने से यूं ही चली जाती है तो सास को एम्बैरेस फील होता है। विक्रम तू देख रहा है ना, तेरी पत्नी कैसे बिन बताए घर में आने से पहले ही बाहर उल्टे पांव चली गई। कुछ अकल वगैरह है कि नहीं? माँ जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। क्या पता देवरानी जी किसी इमरजेंसी में बाहर गई हो। देख तो कैसे तरफदारी कर रही है, उसे जानती भी नहीं है। वैसे मुझे तेरी घूंघट वाली बहू बहुत सीधी और सुलझी हुई लग रही है बातों से तो, पर तेरी मॉडर्न बहू देखो आगे क्या क्या होता है। इसीलिए तो लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। इतने में अनिका वन पीस ड्रेस में आती है, जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय गाइस एंड माय लवली ससुराल वाले, मैं आ गई। सासू माँ जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म करवाइए। इस शहर की आई लड़की ने नाक कटवाने को लगता है कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बदतमीज बहू, तूने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? तू बाहर ये करने गई थी, उड़वा दी ना तूने सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां। रिलैक्स सासू माँ, आप तो ऐसे रिएक्शन दे रही हैं जैसे मैं बिना कपड़ों के आ गई हूँ। अरे देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, इसे वन पीस बोलते हैं। आप जब ये पहनोगी सुबह हॉट लगोगी, फिर मुझे डांट नहीं पाओगी। चुप कर नालायक बेशरम मॉडर्न बहू, अब मैं और वक्त जाया नहीं करूंगी इसके चक्कर में। मेरी घूंघट वाली बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। अनिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा बहू वाले गेटअप में आ जाओ। ये कहते ही कविता अपनी घूंघट वाली बहू का बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश करती है। आसपास के मेहमान और पड़ोसन कविता पर हंसने लगते हैं, जिससे कविता गुस्से में अंदर चली जाती है। अगली सुबह संस्कारी बहू जल्दी उठकर सफाई करके पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है। वहीं मॉडर्न बहू सो रही थी। मॉडर्न बहू को देख कविता उसके कमरे में चली जाती है। अनिका, अनिका, ये लड़की कितनी बेशरम है जो अभी तक सो रही है। विक्रम, अपनी पत्नी को उठा, कुछ समझा इसे इस घर के नियम तौर तरीके। हाँ माँ, अनिका उठ जाओ यार, उठ जाओ, माँ आई है। What happened? सोने दो मुझे, बहुत नींद आई है, वरना I punch you। तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे सुबह सुबह कॉफी चाहिए तभी नींद खुलती है। ये लड़की हद से ज्यादा बदतमीज और बेशरम है। विक्रम तू इसे नीचे ला। जी माँ। अरे अनिका उठो ना, तुम मेरी ऐसी तैसी करवा कर मारोगी। फिर विक्रम के कहने पर अनिका उठ जाती है, पर उससे पहले विक्रम को उसे कॉफी देनी पड़ती है। कुछ देर बाद मॉडर्न बहू भी खाने में कुछ मीठा बना कर लाती है, जिसे खाकर सास उसका गाजर का हलवा उगल देती है। छी, ये वाहियात सा तुमने बनाया है ना मॉडर्न बहू। जितना मेकअप लगाया है अपने चेहरे पर, उतनी शिद्दत से गाजर का हलवा भी बना लेती तो अच्छा था। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि इसमें नमक डालते हैं या चीनी। एक्चुअली सासू माँ, मेरे सामने 2 टिपे थे, दोनों व्हाइट जैसे, तो हो सकता है मैंने सॉल्ट डाल दिया, पर बनाया तो दिल से ही था। आप ये मूंग दाल का हलवा खा लीजिए, घी में बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। ये मूंग दाल का हलवा तो वाकई में ही बेहद स्वादिष्ट है, हमने कभी नहीं खाया ऐसा। ये हुई ना इस घर की संस्कारी बहू वाली बात, जो इस मॉडर्न बहू में तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या कपड़े पहनी हुई है, कुछ सीखो अपनी जेठानी से। ओफो सासू माँ, बड़ी जेठानी जी ने इतने प्यार से मीठा हलवा बनाया है, कम से कम तब तो मीठा खाकर मीठा बोलिए। अनिका बस करो, थोड़ा चुप रहोगी तो अच्छा रहेगा।
विक्रम समझा ले इसे, अब और बर्दाश्त मैं नहीं करूंगी। शाम को मेहमान आने वाले हैं, बोल देना इसे ये मॉडर्न कपड़े छोड़कर साड़ी पहन ले और खाना बनाए। ये कहते ही कविता गुस्से में उठकर चली जाती है। शाम को अनिका जैसे तैसे साड़ी पहनकर उल्टा सीधा खाना बनाकर मेहमानों के सामने ले आती है। इतने में खाना लाते लाते उसकी साड़ी खुल जाती है। ये देख मेहमान हंसने लगते हैं। कविता, तेरी छोटी बहू जितनी मॉडर्न है उतनी बेशरम भी है। जरा देख तो साड़ी कैसे पहनी है, ऊपर से ये भी नहीं कि अंदर जीन्स हो, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। इसके हाथ का खाना भी मैं नहीं खाना चाहती। मैं भी, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे आप ऐसे मत जाइए, खाना खा लीजिए, मैंने बनाया है। ये देखो, ये होते हैं संस्कार। घूंघट वाली बहू सबसे अच्छी है। बहुत हो गया, बहुत इस घूंघट वाली की तारीफ हो रही है, अब सुनने की बारी इसकी। घूंघट वाली बहू सबको खाना खिलाकर खुश कर देती है, जिससे कविता को सुकून मिलता है। वो मॉडर्न वाली बहू से बहुत भड़की हुई थी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, फिर अनिका घूंघट वाली बहू के खाने को अपने खाने से बदल देती है। अजीब सा खाना खाकर कविता कहती है, ये क्या बहू, तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये कैसा बकवास खाना बनाया है तूने। माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने ठीक से बनाया था, पता नहीं ये मसाले कैसे बढ़ गए, मैं दोबारा लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जिठानी जी, सासू माँ आप मेरा बनाया हुआ खाना खा लीजिए, मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया है। लजीज खाने को देख कविता और बाकी सब खाना खा लेते हैं और अनिका की तारीफ करते हैं, जिससे मन ही मन मॉडर्न बहू खुश हो जाती है। फिर घूंघट वाली बहू कपड़े धोने जाती है तो सास की साड़ी में मॉडर्न बहू जानबूझकर दाग लगा देती है, जिसे धुलने के बाद देखने पर कविता घूंघट वाली बहू को और सुनाती है। सुरभि बहू, तुझ पर अनिका का असर हो गया है क्या? आजकल वो ठीक से काम कर रही है तो तू काम बिगाड़े जा रही है। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी में दाग लगा दिया, शर्म है तुझे? वो माँ जी, मैंने नहीं किया। वो चुप कर, इसे ठीक से साफ करके दे। आंखों में आंसू लिए सुरभि वहां से चली आती है और दोबारा साड़ी को साफ करती है। वहीं छुपकर अनिका खुश हो रही थी। वो ऐसे ही घूंघट वाली बहू का काम बिगाड़ रही थी, जिससे बार बार उसे डांट पड़ रही थी। एक दिन घूंघट वाली बहू आंगन में झाड़ू पोंछा कर रही थी, तभी अनिका कहती है, चलो फिर से इसे फंसाने का मौका मिल ही गया। अब यहाँ पानी डाल देती हूँ, जिससे सासू माँ आए, गिरे और इससे बहुत सुनाए। ये सब बोलते हुए कविता अनिका के पीछे खड़ी सब सुन लेती है और ताली बजा के कहती है, वाह बहू वाह, तू तो बड़ी खिलाड़ी निकली। अरे तू यहाँ पर क्यों है? तुझे तो सास बहू सीरियल ड्रामा में काम करना चाहिए। कहाँ तू हमारे बीच आ गई? सासू माँ, आप यहाँ? तुझे क्या लगा था मुझे बहू के हाथ के बनाए खाने की पहचान नहीं है? चलिए छोड़, जो तूने अभी कहा वो सब मैंने सुन लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घूंघट वाली बहू पर इतना इल्जाम लगाने की? तू खुद तो कुछ करती नहीं है और उसको डांट पड़वा रही थी। अरे हर घर की सास अपनी बहू से क्या मांगती है कि वो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, पर मैं तुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकती। ये तो है नहीं कि तू खुद को सुधारे। तूने मेरी हर जगह बेइज्जती करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कविता की आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखा सुरभि बहू, आज तक ये काम बिगाड़ रही थी, बता मैं इसे क्या सजा दूं? माँ जी, देवरानी जी को कुछ मत कहिए, उन्हें खुद से पछतावा हो जाएगा और आपकी बात समझ जाएंगे तो घर खुद संभाल लेंगी। देख ले, ये फर्क है तुझ में और इसमें। तूने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी माफ कर दिया। भले ही तू घूंघट मत कर, पर संस्कार तो रख। सासू माँ, आपकी बात सुनकर मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मैं जेठानी जी की तरह घर को अच्छे से संभाल लूंगी। माँ जी, आप तो मेरा गृह प्रवेश कर दीजिए। हाँ मेरी प्यारी बहू, जरूर। सास अपनी मॉडर्न बहू का भी गृह प्रवेश करती है। इस तरह मॉडर्न बहू को अकल आ जाती है। दोनों बहू एक दूसरे के गले लगाकर माफी मांगती हैं और एक साथ घर की जिम्मेदारी संभाल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब और अमीर बहू का ससुराल। अरे पूजा, आज तुझे कॉलेज आने में देरी कैसे हो गई? तू जानती है, मैंने तेरे पीछे आज मोंटू को ऐसा मजा चखाया ना कि उसे तो अपनी नानी ही याद आ गई होगी। अच्छा, तो तूने आज उस मोटे की अकल को ठिकाने ही लगा ही दिया।
और नहीं तो क्या, अब उस मोटे ने कब से मेरे खून का पानी किया हुआ था। हमेशा ही वो एक्स्ट्रा बोलता रहता था, आज के बाद तो बोलने से पहले भी सोचेगा। वो सब तो सही है, लेकिन मुझे आज तुझे एक बड़ी न्यूज देनी है। क्या न्यूज? जानती है, मेरी शादी तय हो गई है। मेरे बाबा को एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा पसंद आ गया है और मेरे बाबा को लगता है कि उससे अच्छा रिश्ता शायद मेरे लिए नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। हाय, मैं तुझे क्या बताऊं कि पूजा, मैं तेरे लिए कितनी ही खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, लेकिन हिमानी, अभी थोड़े से दिनों बाद ही मेरी शादी है और शादी होकर मैं इस शहर से बाहर चली जाऊंगी। मेरी प्यारी सहेली, मुझे तुझसे दूर जाने का बहुत दुख है। दुख तो मुझे भी बहुत होगा, लेकिन मेरी प्यारी सहेली, जिंदगी का तो दूसरा नाम ही बदलाव है। हमारी दोस्ती में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, फिर चाहे हम दोनों एक दूसरे से 7 समुंदर प्यार ही क्यों ना हो। बिल्कुल। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी हो गई और वो शादी करके दूसरे शहर आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ हिमानी के बाप ने भी पूजा की शादी के दौरान ही हिमानी के लिए भी एक गरीब से घर का लड़की को पसंद कर लिया था। बेटा, मैं तेरी सहेली की तरह तेरे लिए कोई बहुत अमीर हमसफर तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि हम लोग तो खुद भी गरीब ही हैं। तो इसीलिए तू मुझे माफ कर देना। आप ऐसा मत बोलिए बाबा, हमसफर वो अच्छा नहीं होता जो पैसे से अमीर हो। हमसफर वो अच्छा है जिसमें लड़की को अपनी बाकी झलक दिखाई दे, और जहाँ अपने बाप का साया महसूस होता है ना, वहाँ लड़की हमेशा खुश ही रहती है। मेरी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई कि वो आज बैठकर मुझे समझा रही है। हिमानी के बाप ने उसे गले से लगा लिया। हिमानी की पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक वो अपने घर में ही रही और फिर कुछ दिनों बाद उसकी भी शादी हो गई। अब दोनों ही सहेलियों की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। अरे नहीं सासू माँ, आज तो मेरा मन शॉपिंग पर जाने का था और आप बोल रही हो कि आज मैं प्रकाश जी के साथ घूमने जाऊं। ये माँ ने नहीं बोला है पूजा, तुम्हारा हमेशा ही मूड खराब सा रहता है, तो मैंने सोचा कि आज काम से छुट्टी लेकर तुम्हें घुमाने ले चलूं। वैसे अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ही ले चलता हूँ। ठीक है माँ जी, जब तक मैं वापस आऊं आप रामू काका को बोलकर खाना बनवा देना। और हाँ, अब मैं मंचूरियन वगैरह खा खा कर बोर हो गई हूँ, तो प्लीज आप आज कुछ नया बनवा देना। बहू, तू रोजाना यही डिमांड क्यों रखती है कि कुछ नया कुछ नया? मैं रामू काका को ये बात बोल बोल कर भी तंग आ चुकी हूँ। हमेशा ही मैं तेरे लिए कुछ न कुछ नया ही बनवाती हूँ, लेकिन तू है कि मैं अपने मायके में इतनी शान से रहती थी, लेकिन यहाँ तो आकर मेरी सारी ख्वाहिशें डिमांड मुझे दबानी पड़ रही हैं। मुझे तो यहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, अब तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो हम शॉपिंग मॉल में ही कुछ खा लेंगे। माँ, आपको जो भी खाना हो वो रामू काका से बनवा लेना। चलो पूजा, अब हम चलते हैं। पूजा अपने पति के साथ चली गई। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहू को क्या चीज अच्छी लगती है। इसके आगे तो जो रखो उसी को ये नाक मार देती है। भगवान जाने इसे क्या चाहिए। मैं तो चली अपने लिए बढ़िया पनीर बनवाने। दुर्गा ऐसे बोलती हुई चली गई। एक तरफ पूजा थी जो इतना सब कुछ होते हुए भी अपने घर में खुश नहीं रहती थी, तो वहीं दूसरी ओर, माँ जी, आज तो बस राशन के डिब्बे में ये थोड़ी सी दाल ही पड़ी हुई है, यही बना लेती हूँ। बहू, हम पिछले 3 दिनों से बस यही दाल ही खाए जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, भगवान का शुक्र है कम से कम हमारे पास खाने के लिए दाल तो है, वरना ऐसे भी लोग हैं जो एक एक अनाज के दाने को भी तरसते हैं। बहू, जब तू ऐसी बातें करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो फिर भी बहुत ही अच्छी हालत में हैं। तू हमेशा ही अपने से नीचे लोगों को देखती है, और जब तू अपना नजरिया हमें दिखाती है तो हम भी फिर उस सब में शुक्र करना सीख जाते हैं जो हमारे पास है। तू सच में बहुत ही समझदार है। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि हमेशा अपने से ऊपर लोगों को देखकर उन तक पहुंचने की कोशिश करो, मेहनत करो, और हमेशा अपने से नीचे गरीब लोगों को देखकर जिंदगी की सीख लो और सब्र करो, क्योंकि जिंदगी सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। तेरे बाबा ने तुझे बहुत ही अच्छी सीख दी है बहू। मुझे तेरे जैसी बहू मिल गई, मेरी तो सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो गई। शुक्रिया माँ जी। देखिए, बातों बातों में तो ये दाल भी बनकर तैयार हो गई। आइए खा लीजिए। मुझे यकीन है कि एक दिन हम इस दाल से अलग भी कुछ अच्छा जरूर खाएंगे। हिमानी रोजाना एक जैसा ही खाना खाती थी। ना उसके घर में अच्छा खाने को था और ना ही पहनने को, लेकिन फिर भी हिमानी जितना भी उसके पास था उसी में खुश रहती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। पूजा के नखरे और भी बढ़ते जा रहे थे और हिमानी के घर की हालत बिल्कुल एक जैसी ही थी।
माँ जी, मैं दुर्गा माता को भोग लगाने उनके बड़े मंदिर जा रही हूँ। बेटा, भोग के लिए तेरे पास प्रसाद है? माँ जी, आज वो आलोक जी के काम के पैसे मिले हैं। अब हमारे पास कभी कभी ही तो ऐसे इकट्ठे पैसे आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इन पैसों से माँ दुर्गा को भोग चढ़ाऊं। कितनी साफ नीयत है तेरी। ठीक है, चल बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों सास बहू माँ दुर्गा को भोग लगाने चली गई। उन्होंने मंदिर जाकर माँ दुर्गा की आरती की और फिर भोग लगाकर जब हिमानी लौट ही रही थी तो उसकी टक्कर एक लड़की से हुई। माफ कीजिएगा, देखकर चलो ना। अरे हिमानी, तो ये आवाज तो, अरे पूजा। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई। यार, हम दोनों कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। सही कहा पूजा, तू तो इतने समय बाद भी जरा भी नहीं बदली है। वो तो है, लेकिन यार ये तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? ये फटी पुरानी साड़ी और ऐसी हालत। बस यही भगवान की मर्जी थी। अब ये सब छोड़, ये बता कि तू यहाँ कब आई? बस आज ही आई थी। अब तू मुझे यहाँ मिल ही गई है तो चल, मैं तुझे अपने घर ले चलती हूँ। और हाँ, मना मत करना। हिमानी जबरदस्ती पूजा को अपने घर ले गई। हिमानी का छोटा सा कच्चा घर और कुछ भी सुख सुविधा का सामान न देखकर पूजा को बहुत हैरानी हो रही थी। हिमानी, तो इस घर में बिना किसी फैसिलिटी के कैसे गुजारा करती है? मेरा घर यही है और यहाँ जो भी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं, मैं उन्हीं में खुश हूँ। पूजा, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनके सर पर छत तक नहीं है, लेकिन फिर भी तो भगवान का वो शुक्र अदा करते हैं। उनके आगे तो भगवान का शुक्र है, मेरे पास बहुत कुछ है। हिमानी की बातें सुनकर पूजा को अपने घर में इतनी सुविधाएं होते हुए भी अपना बर्ताव याद आया, तो वो हिमानी से बोली, हिमानी, आज तेरे घर की कंडीशन और तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सच में किसी ने सच ही कहा है कि एक अच्छा दोस्त हमेशा सही राह ही तुम्हें दिखाता है। तेरा शुक्रिया। पूजा हिमानी के गले लग गई। उन्होंने बहुत देर तक बातें की और इस सब के बाद पूजा हिमानी के घर से एक नए नजरिए के साथ वापस अपने घर लौट गई और उसने अपनी सास और अपने पति से माफी मांगी। मुझे आप दोनों ही माफ कर दीजिए। मैं हर चीज की शिकायत कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि जिंदगी किस चीज का नाम है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। पूजा की बात सुनकर प्रकाश और दुर्गा मुस्कुराने लगे। अब से पूजा ने शिकायतें करना छोड़ दिया था और अब वो भी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहती थी।